नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गन्ना के तीनों वैरायटी की कीमत में होगी बढ़ोतरी। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में सिर्फ एडमिट कार्ड से नहीं होगी एंट्री। राज्य में पहले पैराग्लाइडिंग की रविवार से यहां हो रही शुरुआत। कनक सिंह में इंटीमेट सीन करने पर बोले पंकज त्रिपाठी। दीप्ति शर्मा ऐसा करने वाली बनी दूसरी भारतीय प्लेयर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर निकली भर्ती। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा असिस्टेंट के कुल 300 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत आज यानी कि 16 दिसंबर 2023 से हो रही है। वहीं इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक पास होना अनिवार्य है और साथ ही उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले। बिहार में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगी डीएसपी की कुर्सी। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत वेतनमान के साथ उच्चतर प्रभाव देना होगा। ऐसे में अब बहुत जल्दी बिहार में 200 से अधिक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी की कुर्सी मिलने वाली है। बता दें कि उच्चतर प्रभाव डीएसपी के वेतनमान के साथ मिलेगा। वहीं इसके अलावा बड़ी संख्या में दारोगा को इंस्पेक्टर और सहायक अवर निरीक्षक को दारोगा के पद पर वेतनमान के साथ उच्चतर प्रभाव दिया जाएगा। मालूम हो कि फिलहाल यह काम अंतिम चरण में है जो कि अगले सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। एडीजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जिनके द्वारा निर्धारित मापदंडों पर प्रोन्नति के दावेदार पुलिसकर्मियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे तेजेंद्र खन्ना के बारे में। तेजेंद्र खन्ना का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। वह 1961 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे। उन्होंने पंजाब में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। वह 1991-92 के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव थे और उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में पंजाब में 1992 फरवरी के चुनावों का संचालन किया जिससे राष्ट्रपति शासन की लंबी अवधि के बाद राज्य में एक निर्वाचित सरकार वापस आ गई। वह भारत सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने वाणिज्यिक परामर्शदाता, भारतीय उच्चायोग, यूके मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, भारत सरकार के सचिव, खाद्य मंत्रालय और भारत सरकार के वाणिज्य सचिव के रूप में कार्य किया। वह 2 बार दिल्ली के उपराज्यपाल रह चुके हैं। जनवरी 1997 से अप्रैल 1998 और फिर अप्रैल 2007 से जुलाई 2013 तक। 31 दिसंबर 1996 को उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी का 16वां उपराज्यपाल और प्रशासक नियुक्त किया गया और उन्होंने अप्रैल 1998 तक इस पद पर कार्य किया। उन्होंने फिर से 9 अप्रैल 2007 से 8 जुलाई 2013 तक दिल्ली के 19वें उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया। त्रिपुरारी शरण होंगे बिहार के 6ठे मुख्य सूचना आयुक्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार के 6ठे मुख्य सूचना आयुक्त बिहार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण होंगे। बता दें कि त्रिपुरारी शरण आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले 5वें रिटायर्ड आईएएस होंगे। वहीं फिलहाल ये बिहार के सूचना आयोग में आयुक्त है। मालूम हो कि त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है जो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक भी रहे हैं। इसके अलावा वह दूरदर्शन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। मालूम हो कि त्रिपुरारी शरण से पहले जिन 4 आईएएस अधिकारी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था उसमें अशोक कुमार चौधरी, RJM पिल्लई, अशोक कुमार सिन्हा और NK सिन्हा के नाम शामिल है। वही सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति शशांक थे जो वर्ष 2006 में मुख्य सूचना आयुक्त बने थे।
गन्ना के तीनों वैरायटी की कीमत में होगी बढ़ोतरी। राज्य के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि 2 वर्षों के बाद सरकार के द्वारा मिल मालिकों को कह दिया गया है कि चालू पिड़ाई सत्र 2023-24 में किसानों को गन्ना के लिए अधिक भुगतान किया जाए। बता दें कि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री के द्वारा अपने अधिकारियों से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इसी महीने बैठक करके नए मूल्य पर चीनी के दाम को तय करे। मालूम हो कि वर्तमान में मिल मालिकों के द्वारा किसानों को उत्तम कोटि के गन्ना के लिए 335 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाता है, तो वहीं सामान्य कोटि के लिए 315 रुपए और निम्न कोटि के लिए 285 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाता है। ऐसे में अब गन्ना के तीनों वैरायटी की कीमत में बढ़ोतरी होने से किसानों को काफी राहत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पूरे राज्य भर में कुल 9 चीनी मिल है, जो कि बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मंझौलिया, गोपालगंज, सिधवलिया, हसनपुर, लौरिया और सुगौली में है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में सिर्फ एडमिट कार्ड से नहीं होगी एंट्री। बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। ऐसे में परीक्षा कदाचार मुक्त कराया जा सके, इसके लिए बोर्ड की ओर से नई पहल की जा रही है। बता दें कि अब परीक्षार्थी सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अब उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड या फोटो युक्त परिचय पत्र भी दिखाना होगा। बता दें कि इसमें स्कूल आईडी भी चलेगा। वहीं मालूम हो कि परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाने के लिए इस बार से उत्तर पुस्तिका पर भी परीक्षार्थी का फोटो प्रिंट किया जाएगा। इसके अलावा उपस्थिति पत्रक पर भी परीक्षार्थी की तस्वीर रहेगी। इन सब के अलावा परीक्षार्थियों को अपनी सीट खोजने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर बेंच पर रोल नंबर और रोल कोड लिखा हुआ रहेगा। बिहार के सरकारी बसों में भी अब ऑनलाइन कीजिए पेमेंट। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बिहार में चलाई जा रही नगर बस सेवा में सफर करने वाले यात्रियों को एप्लीकेशन और कार्ड के माध्यम से कैशलेस टिकट की सुविधा बहाल की गई है। बता दें कि यात्री चलो ऐप डाउनलोड करके बस की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही इस ऐप की मदद से अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करके बस का सफर भी कर रहे हैं। वहीं अब विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी बसों में स्कैन एंड पे की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। मालूम हो कि इसकी शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में चलने वाली कुछ बसों में हो गई है, लेकिन अब बहुत जल्द ही इसे राज्य भर के बसों में शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन देने के लिए बसों का सीट नंबर होगा और सभी सीटों के ऊपर स्कैन करने की सुविधा देने की व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर जल्द ही सरकार व निजी बसों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। राज्य में पहले पैराग्लाइडिंग की रविवार से यहां हो रही शुरुआत। अगर आप भी पैराग्लाइडिंग करने की चाह रखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि पहली बार बिहार में भी पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हो रही है। मालूम हो कि यह पैराग्लाइडिंग बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर रविवार यानी कि 17 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला है। ऐसे में अब यहाँ के लोगों को पैराग्लाइडिंग करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इस बारे में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत करने वाले रवि सिंह के द्वारा ईटीवी से हुए साक्षात्कार में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसका समय सुबह 10 बजे से शाम तक रहेगा, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए शाम होते ही इसे बंद भी कर दिया जाएगा। वहीं पैराग्लाइडिंग के लिए प्रति व्यक्ति 2500 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 400 फीट की ऊंचाई और 2 किलोमीटर के दायरे में 10 मिनट तक आकाश भ्रमण करवाया जाएगा और इसमें 3 राउंड होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन से परमिशन लेने के बाद ही की गई है। अगर रात की है ट्रेन तो जाने ये नियम। ट्रेन में सफर करने के दौरान हमें कई तरह के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन कई नियम ऐसे भी होते हैं जो हमें मालूम ही नहीं होते। बता दें कि अगर आपकी ट्रेन रात को है तो आपको कुछ नियम जानने बहुत जरूरी हैं। बता दें कि रात में ट्रेन में सफर करने के दौरान रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको टिकट चेक करने या आईडी देखने के लिए नहीं जगा सकते, लेकिन अगर आपकी ट्रेन 10 बजे ही है तो उस दौरान ये नियम लागू नहीं होता। टीटीई ऐसी स्थिति में रात 10 बजे के बाद भी टिकट देख सकते हैं। इसके साथ ही किसी विशेष परिस्थिति में भी टीटीई रात 10 बजे के बाद ट्रेन की टिकट या आईडी चेक कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा ट्रेन में मिडिल बर्थ वाला यात्री रात 10 बजे से पहले और सुबह 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ को खोल नहीं सकता। कई जोन की ट्रेन में रात 11 बजे के बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है। ऐसे में आप 11 बजे के बाद चार्जिंग नहीं कर सकते। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सूर्य मंदिर कंदाहा के बारे में।
सूर्य मंदिर कंदाहा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औरंगाबाद जिले के देव में स्थित सूर्य मंदिर की तरह विधिवत मान्यता दी गई है। यह मंदिर तारा स्थान महिसी के रास्ते में गोड़ाहो घाट चौक से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में सहरसा जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर कंदाहा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट स्लैब पर नक्काशी कर उभारा गया है। मंदिर के गर्भगृह द्वार पर शिलालेख है, जो इतिहासकारों द्वारा पुष्टि किया गया है कि यह सूर्य मंदिर कर्नाटक वंश के राजा नरसिंह देव की अवधि के दौरान बनाया गया था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मिथिला पर शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि काला पहाड़ नामक एक क्रूर मुगल सम्राट ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे बाद में प्रसिद्ध संत कवि लक्ष्मीनाथ गोसाई द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। सूर्य मंदिर कंदाहा असीम आस्था का प्रतीक है, जो हिंदू समुदाय को लोगों के लिए खास महत्व रखता है। अचानक के पाठक पहुंचे स्कूल, शिक्षकों में मचा हड़कंप। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अचानक से वैशाली के लालगंज के राजकीय मध्य विद्यालय घटारों में पहुंच गए, जिससे कि के पाठक को सामने देखकर शिक्षकों के बीच हड़कंप का माहौल बन गया। बता दें कि इस दौरान के पाठक के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए शिक्षकों और साथ ही छात्र छात्राओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया और क्लास में घूम घूम कर छात्रों से बात की और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर उन्हें कहीं पढ़ना है तब भी 3:30 बजे तक उन्हें स्कूल में ही रहना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने शिक्षकों और बच्चों को स्कूल समय पर पहुंचने की हिदायत दी। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों की उपस्थिति 100% अनिवार्य हो और कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत अतिरिक्त समय पढ़ाएं। बिहार पुलिस को मिलेगा 3 लाख तक का ब्याज रहित लोन। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय के द्वारा कर्मियों की सहायता के लिए अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले औसतन जहां 50 से 80 लाख रुपए तक का औसतन अनुदान था, वहीं उसे बढ़ाकर अब इसे 2 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी और एसपी को भी 25 लाख रुपए के लाभ से जोड़ा जा रहा है। शहीद होने पर पहले इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मियों को राशि दी जाती है, अब इसमें एसपी और डीएसपी को भी जोड़ा गया है। उन्होंने आगे बताया कि कर्मियों को ब्याज रहित लोन देने का भी प्रावधान किया गया है। 3 लाख रुपए तक ब्याज रहित लोन कर्मियों को सहायता के तौर पर विकट परिस्थितियों में दिया जा रहा है। वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ये राशि किस्त के तौर पर जमा करना होगा, ब्याज नहीं देना पड़ता। कड़क सिंह में इंटीमेट सीन करने पर बोले पंकज त्रिपाठी। इन दिनों बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक पंकज त्रिपाठी की फिल्म कड़क सिंह के इंटीमेट सीन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हाल ही में जब पंकज त्रिपाठी से बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में उनसे सीन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंटीमेट सीन करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं हमेशा किसी भी इंटीमेट सीन के पीछे निर्देशक की मंशा के बारे में विचार करता हूँ। अगर डायरेक्टर का गोल दर्शकों के बीच सनसनी पैदा करना है और अगर ऐसी स्थिति है तो मेरे लिए ऐसे सीन करना मुश्किल हो जाता है। फिल्म में मेरा सीन बिल्कुल अलग और अनोखा है। मेरा कैरेक्टर बिल्कुल कविता जैसा है। हमारे निर्देशक ने इसे कलात्मक रूप से फिल्माया है। हम लोगों को रितेश शाह ने शूट के ठीक आधे घंटे पहले ही डायलॉग की स्क्रिप्ट दी थी और हमने इसे खूब एंजॉय किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंकज त्रिपाठी की फिल्म 8 दिसंबर 2023 को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम हो चुकी है। बिहार में फिलहाल ठंड से घबराने की जरूरत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर का पहला पखवाड़ा समाप्ति की ओर है और पूरे प्रदेश में सर्दियां आ चुकी है। सुबह और रात ठंडी होने के बावजूद भी कड़ाके की ठंड नहीं महसूस हो रही। इसके बाद सबसे बड़ा कारण है कि धूप और गर्म दिन। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 1-2 स्थानों का न्यूनतम तापमान सूर्योदय के पास पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सूर्य के उग जाने से तापमान बढ़ने लगता है। पूरे प्रदेश के क्षेत्रों में दिन अभी भी गर्म और लाभदायक है। मौसम विज्ञानी शैलेंद्र कुमार बताते हैं कि असली मायने में सर्दी तब लगती है जब दिन का भी तापमान गिर जाता है। जब तक लगातार घना कोहरा नहीं छाया रहेगा और दिन के तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन अभी इस तरह की परिस्थिति होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है, लेकिन उल्लेखनीय परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। बिहार के अधिकांश जिलों के वायुमंडल में निचले स्तर पर मंद गति की उत्तरी पश्चिमी हवा, हल्के से मध्यम कोहरा और साफ आसमान के बीच धूप मिलने की संभावना है।
आधार कार्ड बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव। आधार कार्ड आज के समय में हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है जिसके बिना हमारे कई काम पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में अब यह आधार कार्ड सभी के पास होना बेहद जरूरी है। वहीं बता दें कि अब सरकार की ओर से आधार कार्ड बनवाने के नियम में एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसका जानना सभी के लिए जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आधार के लिए पात्र व्यक्ति के उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने पर उस व्यक्ति का आइरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन किया जा सकता है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बयान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा केरल में एक महिला जोशीमोल पी जोस के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए आया है। वहीं इस बदलाव से अब लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी पाने के लिए एक और फर्जीवाड़ा आया सामने। बिहार के बक्सर से एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक महिला के द्वारा दूसरी महिला के सर्टिफिकेट पर जो सिवान में दरोगा है उस पर शिक्षिका की नौकरी कर रही है। दरअसल वह दरोगा महिला प्रियंका दारोगा बनने से पहले वर्ष 2021 में शिक्षिका थी और शिक्षा विभाग से उन्होंने अपना प्रमाण पत्र वापस नहीं लिया था। ऐसे में जब वह शिक्षा विभाग से अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंची तो इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्होंने नगर थाने में उस फर्जी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से भी इस मामले की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इस पर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के द्वारा कहा गया कि दोषी पाए जाने पर आरोपित के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। पटना एयरपोर्ट ने जारी किया विंटर शेड्यूल। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से पटना एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और साथ ही 6 जोड़ी विमान को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें इंडिगो की पटना से सुबह 8:20 बजे कोलकाता जाने वाली, 8:30 बजे दिल्ली जाने वाली, 9:45 बजे कोलकाता जाने वाली, 9:45 बजे भुवनेश्वर जाने वाली, दोपहर 1:45 बजे चंडीगढ़ जाने वाली और फ्लाईबिग की रात 9 बजे गुवाहाटी जाने वाली विमान शामिल है। बता दें कि जारी किए गए विंटर शेड्यूल के अनुसार विमान का परिचालन सुबह 9:55 के बाद होगा और रात में 8:45 तक जारी रहेगा। मालूम हो कि फिलहाल जो विंटर शेड्यूल जारी किया गया है वह 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। एयरपोर्ट के निदेशक अंचल प्रकाश के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर सुबह और रात के समय कुहासे या धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो जा रही है। इस वजह से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश ने नवादा में हर घर गंगा जल योजना का किया लोकार्पण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नवादा में हर घर गंगा जल योजना का लोकार्पण किया गया। ऐसे में अब नवादा के 17 वार्डों के 13,965 घरों में शुद्ध गंगा जल की पेयजल के रूप में आपूर्ति होगी। बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा कहा गया कि खुद मुख्यमंत्री के द्वारा 27 नवंबर 2022 को राजगीर और 28 नवंबर 2022 को गया एवं बोधगया में इसका लोकार्पण किया गया था। पहले चरण के लोकार्पण के दौरान उन्होंने वर्ष 2023 के अंत तक नवादा में भी घरेलू उपयोग के लिए गंगा जल आपूर्ति शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसे जल संसाधन विभाग के द्वारा ससमय पूरा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 600 से 300 mm व्यास वाली 13 किलोमीटर लंबी स्टील पाइपलाइन के माध्यम से नवादा शहर में जलापूर्ति की जाएगी। वर्तमान में नवादा शहर में बुडको द्वारा 4 पानी टंकी निर्मित है, जिसके माध्यम से शहर के घरों में गंगा जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मालूम हो कि इस योजना के तहत हर दिन 135 लीटर शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति का लक्ष्य है। तेजस्वी यादव आए सामने, सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाने पर उठ रहे थे सवाल। पिछले कुछ दिनों से सभी सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीते दिन मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कहा कि वह ऐतिहासिक काम है जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री समेत विभाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद। सरकार का प्रयास था कि बिहार में अधिक से अधिक निवेश लाए जाए। वहीं अब आने वाले दिनों में बिहार सरकार के द्वारा IT और टूरिज्म पॉलिसी पर भी निवेशक लाए जाएंगे। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो उससे रेवेन्यू भी सर्कुलेट होगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। मालूम हो कि तेजस्वी यादव के किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शामिल न होने की वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल बन गया था। तारकिशोर प्रसाद की सीएम नीतीश को सलाह। जेडीयू की बनारस में होने वाली रैली रद्द होने के बाद बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि जो दल अपने बूते सरकार नहीं बना पाई वह बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वह सबको पता है। इस प्रकार की रैली करना चाह रहे थे, किस प्रकार मैदान नहीं मिला, इसके लिए बीजेपी दोषी हो गई। यह आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में बेहतर यह है कि बिहार
की जनता के द्वारा नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है वह उसे ही सही ढंग से निभाएं। बीजेपी का एक मजबूत और कद्दावर नेतृत्व है। ये कभी अडानी का नाम लेंगे और कभी बनारस की चर्चा करेंगे। इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत किसके हाथों में मजबूत होगा। दीप्ति शर्मा ऐसा करने वाली बनी दूसरी भारतीय प्लेयर। डीवाई पाटिल के मैदान पर खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में दीप्ति शर्मा के द्वारा इंग्लैंड की बैटर पर कहर बरपाते हुए 5.3 ओवर के स्पेल में महज 7 रन खर्च किए और 5 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। वहीं इससे पहले बल्लेबाजी में दीप्ति शर्मा के द्वारा 113 गेंदों पर 67 रन की दमदार पारी खेली गई। इसी के साथ अब दीप्ति शर्मा टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में अर्धशतक जमाने के साथ साथ 5 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। मालूम हो कि दीप्ति शर्मा के द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में दूसरा बेस्ट स्पेल फेंका गया है। दीप्ति के अलावा गेंदबाजी में भारत की तरफ से स्नेह राणा ने भी 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि रेणुका सिंह और पूजा की झोली में एक एक विकेट आया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम ने 1929 में हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की 1951 में स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। तमिलनाडु के कलपक्कम में 1985 में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना हुई। नई दिल्ली में 1993 में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को 2008 में गठित चड्डा समिति की संस्तुतियों को केंद्र सरकार ने मंजूर किया। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म 1937 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का निधन 1971 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल शकीला बानो का निधन 2002 में हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे बिजली बिल को अपडेट करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिजली बिल को अपडेट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी पत्र में दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन कटने से बचने के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने बिजली बिल को अपडेट करने की आवश्यकता है। पीआईबी ने अभी ट्वीट में आगे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह पत्र जारी नहीं किया है। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करते समय सावधान रहें। इंस्टाग्राम में आया नया फीचर, यहाँ मिलेगा यह ऑप्शन। सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी इंस्टाग्राम समय समय पर नए फीचर्स ऐप में लाते रहती है। पिछले साल कंपनी ने नोट्स का ऑप्शन इसमें जोड़ा था, जो लोगों को एक तरह से स्टेटस अपडेट देता है कि उनके फॉलोवर्स क्या कर रहे हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम में नोट में कोई गाना डालकर अपने फॉलोवर्स को ये बता सकते हैं कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये भी आप यहाँ बता सकते हैं। इस बीच कंपनी ने नोट्स में एक नया ऑप्शन जोड़ा है जो आपको वीडियो शेयर करने की अनुमति देगा। इसके लिए कंपनी ने एक कैमरा ऑप्शन इसमें जोड़ा है। नए फीचर के तहत आप केवल 2 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो पर आपके फॉलोवर्स इमोजी और टेक्स्ट के जरिए रिएक्ट कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप केवल सेल्फी मोड में रिकॉर्ड की गई वीडियो को ही दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे। आप गैलरी से भी कोई वीडियो या बैक कैमरे से इसमें कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। वीडियो स्टेटस सेट करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल फोटो पर दिख रहे प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर एक कैमरा का ऑप्शन बना आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप शॉर्ट वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हफ्ते के आखिरी दिन ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ बाजार। बीते दिन यानी कि कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ बंद हुआ। बता दें कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 969.55 अंक या 1.37% उछलकर 71,483.75 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 273.95 अंक या 1.29% फिसलकर 21,456.65 के स्तर पर बंद हुआ। मालूम हो कि बीते दिन जो टॉप 5 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए उनमें एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर शामिल हैं। वहीं जो टॉप 5 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए उनमें नेस्ले इंडिया, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति सुजुकी और आईटीसी के शेयर शामिल रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए क्या लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी वृद्धा बचत खाता, ऑप्शन सी नारी उत्थान बचत खाता, ऑप्शन डी नारी शक्ति बचत खाता।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारी शक्ति बचत खाता। अगला सवाल, हाल ही में किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए पुष्पा भारती, ऑप्शन बी अंकिता जैन, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्पा भारती। अगला सवाल, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी। अगला सवाल, बिहार की साधारण जलवायु है? ऑप्शन ए गर्म और आर्द्र, ऑप्शन बी शीत और आर्द्र, ऑप्शन सी मानसूनी, ऑप्शन डी गर्म और शुष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानसूनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद इरफान, गोनर शर्मा, हिना सिद्दीकी, रवि रंजन कुशवाहा, विकास दास, रंजीत मिश्रा, विवेक मिश्रा, अनवर करीम खान, अतीक खान, उदय कुमार पासवान, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, प्रहलाद कुमार, कुमार कौशल सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके अनुसार साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज में किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए लिखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।